Guys, welcome to Nullified Indian Polity for UPSC Civil Services and Other Competitive Exams। हमारा ये कोर्स चल रहा था, इसमें हम 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम इसका 3rd चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन एट ए ग्लांस एंड सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चैप्टर हम आज शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को फिर से एक बार याद दिला देता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के वीडियोज आपके पास टाइमली पहुँचते रहें। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स कौन से हैं। तो जो इसका सबसे पहला फीचर है वो है ये वर्ल्ड का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। जब ये 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ था तो इसमें 395 आर्टिकल्स थे। इसको 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था और इसमें 8 शेड्यूल्स थे। आज अगर हम देखते हैं तो वेरियस अमेंडमेंट्स के द्वारा, बहुत सारे संवैधानिक सुधारों के द्वारा इसमें कुछ नए आर्टिकल्स ऐड कर दिए गए, कुछ डिलीट कर दिए गए, कुछ पार्ट्स ऐड किए गए, कुछ पार्ट्स डिलीट किए गए। उस तरीके से इस समय इसमें 450 आर्टिकल्स हैं अप्रॉक्सीमेटली। इसको 25 पार्ट्स में इस टाइम डिवाइड किया गया है और जो शेड्यूल्स हैं वो 12 हो चुके हैं। लेकिन एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, जो लास्ट नंबर है आर्टिकल का उसको आज भी 395 ही रखा गया है। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि जो नए आर्टिकल्स ऐड किए गए हैं उनकी नंबरिंग कुछ ऐसे की गई है, जैसे 39A, 39B या फिर 360A, 350A, ऐसे करके उनकी नंबरिंग ऐसे की गई है कि जो लास्ट वाला आर्टिकल है उसका जो नंबर आए वो 395 ही आए। इसी तरीके से जो पार्ट्स हैं उनकी नंबरिंग भी ऐसे की गई है कि जो लास्ट पार्ट का नंबर आए वो 22 ही आए। तो जैसे जो नए पार्ट्स ऐड किए गए हैं उनकी नंबरिंग ऐसे की गई है, पार्ट 4A, पार्ट 9A, पार्ट 9B, ऐसे करके इनकी नंबरिंग की गई है कि जो लास्ट पार्ट है उसकी नंबरिंग 22 आए, ताकि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक हम रिस्पेक्ट दे सकें, उसकी नंबरिंग में एटलीस्ट चेंज ना कर सकें। जो शेड्यूल्स की नंबरिंग है वो नॉर्मल ही रखी गई है, उसको न्यूमेरिक नंबरिंग ही दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। इसका सेकंड फीचर है इट इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में एक बार कहा था भाषण में अपने कि जब हम इस संविधान को बना रहे हैं, भारतीय संविधान को, तो दुनिया का कोई ऐसा संविधान नहीं है जो इसमें बना है और हमने उसको पढ़ा नहीं है। तो सारे संविधानों का अध्ययन करके, सारे संविधानों को पढ़ करके उसमें से जो कुछ भी चीज़ भारतीय संविधान में ली जा सकती थी उसको संविधान सभा ने लिया। तो इसको बहुत सारे सोर्सेज से इसमें कुछ ना कुछ लिया गया है। उन सारे सोर्सेज से क्या क्या चीज लिया गया इसको भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर एक मोटा मोटा देखा जाए तो संविधान का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, स्ट्रक्चरल पार्ट मतलब कि एक सेंटर गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगा, उनके बीच में कैसे रिलेशन होगा, क्या होगा, ये पूरा स्ट्रक्चरल पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। मोस्ट ऑफ द पार्ट, मोर देन 50% ऑफ द स्ट्रक्चरल पार्ट कहाँ से लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसी तरीके से जो फिलॉसफी वाला पार्ट है, यानी कि जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, वो भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिकन से फंडामेंटल राइट्स लिया गया है, आयरिश से डीपीएसपी लिए गए हैं। इसी तरीके से अलग अलग संविधान से अलग अलग प्रिंसिपल्स भी लिए गए हैं और उनको फिर भारतीय परिप्रेक्ष्य में उनको ठीक से ढाला गया है। जो पॉलिटिकल पार्ट है वो अधिकतर लिया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। पॉलिटिकल पार्ट मतलब कि पार्लियामेंट होगी, बाईकैमरलिज्म होगा, रियल एग्जीक्यूटिव होगा, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होगा, कैबिनेट सिस्टम होगा, ये सब जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये अधिकतर कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया गया है। तो इसको बहुत सारे सोर्सेज से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स को बोरो किया गया है। नेक्स्ट इसका फीचर है इट इज ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। अब ये रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, इसका मतलब क्या है? फ्लेक्सिबल तो इसलिए है क्योंकि इसको अमेंड किया जा सकता है, इसमें कुछ भी चेंजेस लाए जा सकते हैं।
और रिजिड इसलिए है क्योंकि वो चेंजेस लाना इतना आसान नहीं है। हर एक चेंज, अगर कुछ भी चेंज करना हो तो उसके लिए कभी स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है पार्लियामेंट में, कभी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए होती है, कभी स्टेट्स की भी हामी चाहिए होती है। तो चेंजेस करना पॉसिबल है लेकिन आसान नहीं है, इसी वजह से इसको ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है। नेक्स्ट फीचर है, इट इज फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। फेडरल सिस्टम का मतलब होता है वहां वह सिस्टम जिसमें कि एक सेंटर गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट्स होती हैं, उसको हम कहते हैं फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो यहां पर एक फेडरल सिस्टम है। विद यूनिटरी बायस का मतलब ये हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ज्यादा पावर है, यानी कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसकी तरफ ये सिस्टम थोड़ा सा बायस है। तो सेंटर के पास यहां पर ज्यादा पावर है, फेडरल सिस्टम है लेकिन सेंटर के पास ज्यादा पावर है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नेक्स्ट फीचर है, यहां पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स कौन कौन से हैं कि पार्लियामेंट होगा, रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होंगे, कैबिनेट सिस्टम होगा, कैबिनेट का एक हेड होगा, रिपब्लिक होगा, यानी कि जो हेड होगा स्टेट का वो चुना जाएगा, वो कोई मोनार्क नहीं होगा, वो कोई राजा का वंशज नहीं होगा, बल्कि रिपब्लिक होगा। रिपब्लिक सिस्टम और मोनार्क सिस्टम में ये डिफरेंस होता है। रिपब्लिक में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो कोई डायनेस्ट नहीं होता है, कोई राजा का वंशज नहीं होता है, बल्कि जनता उसे चुनती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जनता उसे चुनती है। दैट इज कॉल्ड रिपब्लिक सिस्टम। और जो मोनार्क सिस्टम होता है, जो राजशाही होती है, उसमें किसी राजवंश का बेटा आगे चल के राजा बनता है। तो उसमें कौन राजा बनता है, कौन क्या किसके हाथ में सत्ता जाती है, ये पहले से ही डिफाइन रहता है। तो लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसा नहीं होता, इसमें रिपब्लिक सिस्टम होता है, इसमें जनता डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो हेड ऑफ द स्टेट होता है उसको चुनती है। इट इज ए सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवेरेंटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम इसमें देखिए दो सिस्टम है। अगर हम ब्रिटेन का सिस्टम देखते हैं तो ब्रिटेन में है पार्लियामेंट्री सोवेरेंटी, और अगर हम यूएस का सिस्टम देखते हैं, अमेरिका का, तो वहां पर है जुडिशियल सुप्रीमेसी। और इंडिया में क्या है, इंडिया में इन दोनों में से ही कुछ ना कुछ चीजों को लिया गया है। क्या है ये सिस्टम, पार्लियामेंट्री सोवेरेंटी का मतलब होता है कि जो एक बार लॉ पार्लियामेंट ने पास कर दी उसको कोई भी हटा नहीं सकता है। वो लॉ जो पास हो गई वो पूरे देश में लागू होगी ही होगी। तो अगर ऐसा सिस्टम होता है तो उसको हम कहते हैं पार्लियामेंट्री सोवेरेंटी। ब्रिटेन में यही सिस्टम है कि वहां की पार्लियामेंट ने अगर एक बार कोई लॉ पास कर दी तो फिर वो लॉ एग्जीक्यूट होगी ही होगी, उसको कोई भी हटा नहीं सकता है। फिर जुडिशियल सुप्रीमेसी का मतलब ये होता है कि कोई भी लॉ हो, उसका कुछ भी बेसिस हो, अगर जुडिशरी चाहे तो उस लॉ को हटा सकती है। ये सिस्टम है यूएस में। यूएस में जुडिशियरी जो है वो सुप्रीम है, वो किसी भी लॉ को हटा सकती है, किसी भी बेसिस पे हटा सकती है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या है कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ पास कर सकती है, लेकिन अगर जुडिशरी ये देखती है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रही है, तभी जुडिशरी उसको हटा सकती है। अगर वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर रही है तो जुडिशरी उस लॉ को हटा नहीं सकती है। तो इस तरीके से यहां पर ब्लेंड है, पार्लियामेंट लॉ बनाती है लेकिन जुडिशरी अगर वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो जुडिशरी उस लॉ को हटा सकती है। तो पार्लियामेंट्री सोवेरेंटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी का यहां पर एक सिंथेसिस है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब यह हुआ कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट बॉडी है और ये अपने आप में इंटीग्रेटेड भी है। जैसे कि पूरे देश के लिए सुप्रीम कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट के नीचे स्टेट्स में हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स के नीचे फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। तो ये सारी की सारी जो कोर्ट के सिस्टम्स हैं ये आपस में इंटीग्रेटेड है। इनकी जो पावर है, इनका जो एरिया है वो सबका सब डिवाइडेड है और सब कुछ वेल इंटीग्रेटेड है। तो यहां पर इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं लोगों को,
डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट को किस दिशा में काम करना चाहिए, गवर्नमेंट को किस दिशा में काम करना चाहिए, ये भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है। अभी हम इन सब चीजों के बारे में जब इनके पार्ट्स आएंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं केवल आपको एज ए फीचर जल्दी जल्दी बता रहा हूं। फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे लेकिन बाद में इसको ऐड किया गया। सिटीजन की कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी होंगी। ये एक सेक्युलर स्टेट होगा, भारत एक सेक्युलर स्टेट होगा। किसी धर्म विशेष को सरकार जो है वो आरक्षण नहीं देगी, या सरकार का कोई धर्म नहीं होगा कि सरकार कहे कि हम केवल हिंदू धर्म को ही मानेंगे, हम और धर्मों को नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं है। सरकार के लिए सारे धर्म समान है, गवर्नमेंट के लिए सारे धर्म समान है। कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता है, जनता किसी भी धर्म को अपना सकती है, किसी भी धर्म को प्रोसेस कर सकती है। तो इंडिया एक सेक्युलर स्टेट होगा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होगी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब यह हुआ कि एक सर्टेन एज के बाद कोई भी आदमी जो उसका राइट टू वोट है, वोट देने का अधिकार है, उसको प्रयोग कर सकता है, भले ही वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी भी सेक्स का हो, कुछ भी हो, वो किसी भी एरिया का हो, वो अपने वोट देने के अधिकार को प्रयोग कर सकता है। इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। जैसे इंडिया में है कि अगर आप 18 साल से ऊपर हो चुके हैं तो आप अपने वोट डालने के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे आप कोई भी हो, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, किसी भी भाषा, कोई भी भाषा बोलते हो, कोई भी किसी भी लिंग के हों, किसी भी सेक्स के हों, आप वोट डालने के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर सिंगल सिटीजनशिप होगी। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब यह हुआ जैसे यूएस में ड्यूल सिटीजनशिप है कि आपको एक तो यूएसए का सिटीजनशिप मिला हुआ है, फिर आप यूएसए के जो अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग प्रांत हैं, वहां का भी सिटीजनशिप आपको लेना पड़ेगा। जैसे न्यूयॉर्क का सिटीजनशिप लेना पड़ेगा, कैलिफोर्निया का सिटीजनशिप लेना पड़ेगा, टेक्सास का सिटीजनशिप लेना पड़ेगा। यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर केवल आपको एक भारत के नागरिकता की जरूरत है, आपको स्टेट्स कोई नागरिकता नहीं देंगे कि यूपी वाले ने यूपी की नागरिकता ले ली, बिहार वाले ने बिहार की नागरिकता ले ली, मध्य प्रदेश वाले ने मध्य प्रदेश की ले ली, उत्तराखंड वाले ने उत्तराखंड की नागरिकता ले ली। यहां पर ऐसा सिस्टम नहीं है। यहां पर केवल आपको एक भारत की नागरिकता की जरूरत है। सिंगल सिटीजनशिप है, ड्यूल सिटीजनशिप नहीं है। तो आप केवल इंडियन सिटीजन है। संविधान में कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज का प्राविधान किया गया कि कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज होंगी जिनके कि अपने अलग अलग काम होंगे। जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, इलेक्शन करवाने के लिए, यूपीएससी हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उनके चयन के लिए। ऐसे ही अलग अलग इंडिपेंडेंट बॉडीज बनाई गई जिनके कि कुछ अपने अलग अलग और स्पेसिफिक काम थे। संविधान में इमरजेंसी प्रोविजंस का भी प्राविधान किया गया। इमरजेंसी प्रोविजंस को ऐसे डिफाइन किया गया है कि संविधान में 3 तरीके की इमरजेंसीज रखी गई हैं, आर्टिकल 352, 356 और आर्टिकल 360 में। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। इन इमरजेंसीज के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये इमरजेंसीज ऐसी होती हैं, इमरजेंसी सिचुएशन होती हैं जिसमें सरकार के पास एक किसी क्रिटिकल या इमरजेंसी सिचुएशन को संभालने के लिए, उससे निपटने के लिए सरकार देश में इमरजेंसी या किसी स्टेट में इमरजेंसी लगा देती है और उसमें सरकार के पास ज्यादा पावर हो जाती है और जो सिटीजन्स हैं उनके पावर्स को, उनके अधिकारों को कम कर दिया जाता है उस विशेष सिचुएशन को टैकल करने के लिए। ऐसे ही संविधान में 3 टायर गवर्नमेंट को अपनाया गया है। ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 2 टायर सिस्टम था, यानी कि एक केवल स्टेट में और एक सेंटर में। बाद में 73rd और 74 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से इंडियन जो गवर्नेंस सिस्टम है इसको 3 टायर बनाया गया। एक सरकार सेंटर में, एक स्टेट में और एक लोकल बॉडीज, यानी कि जो म्यूनिसिपैलिटीज, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, ये जो लोकल बॉडीज होती हैं इनका भी प्राविधान किया गया, इनको भी इसमें ऐड किया गया। तो अभी करेंटली इंडिया में 3 टायर गवर्नमेंट है, सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नेंस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अब मैं जरा आपको कॉन्स्टिट्यूशन का एक परिचय दे देता हूं, इंट्रोडक्शन दे देता हूं, परिचय दे देता हूं कॉन्स्टिट्यूशन का कि कौन से पार्ट्स में किस चीज को डिफाइन किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन एट ए ग्लांस, ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि करेंटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 25 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है।
तो जो पार्ट 1 है उसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बताया गया है कि भारत में कौन कौन से स्टेट्स हैं, कहां कहां तक भारत का अधिकार है, इन सब चीजों को पार्ट 1 में बताया गया है। ये आर्टिकल 1 to 4 कवर करता है। पार्ट 2 में सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है, ये आर्टिकल 5 to 11 है। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, ये आर्टिकल 12 to 35। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बताया गया है, ये 36 to 51 है। अभी हम इन सब पार्ट्स के बारे में, इन सब आर्टिकल्स के बारे में आगे के चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको केवल एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि कौन से पार्ट में कितने आर्टिकल कवर किए गए हैं और उस पार्ट में किस स्पेसिफिक चीज को एड्रेस किया गया है। पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज है। ये मैं आपको बता रहा था कि जो पार्ट्स है उनकी नंबरिंग ऐसे की गई है कि जो लास्ट नंबर आए वो 22 ही आए, तो इस तरीके से इनकी नंबरिंग की गई, इसको पार्ट 5 नहीं कह दिया गया। ठीक है, तो पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसमें आर्टिकल 51A इसको कवर करता है। पार्ट 5 यूनियन गवर्नमेंट के बारे में है, 52 to 151। पार्ट 6 द स्टेट्स है, स्टेट्स के बारे में बताया गया है, 152 to 237। ऐसी पार्ट 7 इसको डिलीट कर दिया गया है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1956 में। ये जो पार्ट 7 है दोस्तों, जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, इवन इन 1949 जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू किया गया, और उसके बाद भी जो हमारे स्टेट्स थे उनको 4 कैटेगरी के स्टेट्स में डिवाइड किया गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। फिर जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ 1956 में, तब जो हम अभी करंट के स्टेट्स देखते हैं ये इस रूप में तब बनने चालू हुए थे। तो ये जो पार्ट 7 था इसमें उसी तरीके के जो पार्ट बी स्टेट्स थे उनके बारे में कुछ प्रोविजंस थे। तो जब वो पार्ट बी स्टेट्स ही खत्म हो गए तो फिर इस पार्ट को डिलीट कर दिया गया 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा। इसी तरीके से पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरीज के बारे में है, ये 239 to 242 के बीच में आता है। इसमें जो सारी की सारी यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, इन सब के बारे में डिटेल में लिखा गया है। पार्ट 9 में पंचायत्स के बारे में आता है, आर्टिकल 243 to 243O। पंचायत यानी कि जो रूरल लोकल बॉडीज है, ग्राम पंचायत, जिसमें ग्राम प्रधान और ये सब लोग होते हैं, उनके बारे में। अब ये 2 नए पार्ट्स ऐड किए गए, पार्ट 9A और पार्ट 9B। पार्ट 9A में म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में है और पार्ट 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में है। तो 243 to 243ZG ये नंबरिंग ऐसे की गई है कि जो लास्ट आर्टिकल का नंबर आए वो 395 ही आए। तो ये नंबरिंग आपको याद करनी पड़ेंगी। अभी 243P to 243ZG, 243ZH to 243ZT, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी थी। पार्ट 10 में शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में बताया गया है। पार्ट 11 में रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में बताया गया, सेंटर और स्टेट के बीच में कैसा रिलेशन होगा अलग अलग मुद्दों को लेकर, फाइनेंशियल रिलेशन, पॉलिटिकल रिलेशन, वो सारे रिलेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशन, वो रिलेशन कैसे होंगे वो बताया गया है पार्ट 11 के बारे में। पार्ट 11 में ये आर्टिकल 245 to 263 कवर करता है। जितने भी स्टेट पीएससीज के एग्जाम होते हैं, यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस, उसके लिए ये पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम इन सारे पार्ट्स के बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। पार्ट 12 में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, जो टैक्सेज वगैरह हैं वो सब पार्ट 12 में शामिल किया गया है, आर्टिकल 264 to 300A। फिर पार्ट 13 में ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आर्टिकल 301 to 307 की पूरे इंडिया में और स्टेट्स में कैसे ट्रेड होगा, कैसे कॉमर्स होगा, उन सब चीजों के बारे में बताया गया है। फिर पार्ट 14 में सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, आर्टिकल 308 to 323। पार्ट 14A में ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताया गया है। ये ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं ये हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इस पार्ट को पढ़ेंगे। तो फिर पार्ट 15 में इलेक्शंस के बारे में बताया गया है कि इंडिया में इलेक्शंस कैसे होंगे, कौन करवाएगा, सेंटर के इलेक्शन कब होंगे, प्रेसिडेंट के इलेक्शन कब होंगे, या स्टेट्स के इलेक्शन कब होंगे, इन सब चीजों के बारे में इस पार्ट में बताया गया है। फिर पार्ट 16 में स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेज, जो कुछ माइनॉरिटीज, एससीज, एसटीज हैं, उनके बारे में जो सर्टेन प्रोविजंस है उसको इस पार्ट में बताया गया है। पार्ट जो 17 है उसमें लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया, ऑफिशियल जो लैंग्वेजेस हैं वो कौन कौन सी होंगी, इन सब चीजों को पार्ट 17 में बताया गया है, आर्टिकल 343 टू आर्टिकल 351।
फिर पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बताया गया, जो आपको बता रहा था कि 3 तरीके की जो इमरजेंसी देश में लग सकती है, सरकारें लगा सकती हैं, उन सबको पार्ट 18 में बताया गया है, आर्टिकल 352 टू आर्टिकल 360 तक। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी एंड 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसी तरीके से पार्ट 19 मिसेलेनियस है, जो चीजें छूट गई हैं उसको इसमें शामिल किया गया है। पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बताता है, इसमें केवल एक आर्टिकल है, आर्टिकल 368। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल में कवर किया गया है और इस आर्टिकल के फीचर्स क्या क्या हैं। फीचर्स अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। पार्ट 21 में टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस हैं, और पार्ट 22 में शॉर्ट टाइटल, डेट ऑफ कमेंसमेंट और इन सब चीजों के बारे में बताया गया है। तो जो लास्ट पार्ट है वो 22 ही है, और जो लास्ट आर्टिकल है वो 395 भी है, भले ही इनके नंबर्स बढ़ा दिए गए हो, पार्ट 25 कर दिए गए हैं, और जो आर्टिकल्स हैं वो 395 हो गए हैं। तो जो पार्ट 4A है और जो पार्ट 14A है, इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 है, इसको इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने ऐड किया था, और इस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा संविधान में बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए थे। इसी वजह से 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 है। 1976 दोस्तों, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम पे इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी थी, और उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया था। इसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से चेंजेस किए गए, और सारे के सारे पार्ट्स में जो जो भी चेंजेस इस एक्ट के द्वारा किए गए हैं उसको हम अभी पढ़ते रहेंगे। पार्ट 9A म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में ऐड हुआ था, और इसको 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा ऐड किया गया था। 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, ये म्यूनिसिपैलिटीज वाला पार्ट है। पार्ट 9B ये कोऑपरेटिव के बारे में बताता है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, जैसे अमूल वगैरह हो गया, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की तरह काम करती हैं, और इसको ऐड किया गया था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा। तो ये मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स का एक ग्लांस दे दिया। अब मैंने आपको आर्टिकल्स का और पार्ट्स का, मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूशन में 3 चीजें थी, आर्टिकल, पार्ट और शेड्यूल्स। 25 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 395 आर्टिकल्स हैं, जो मतलब नंबरिंग 395 है, लेकिन अब 450 आर्टिकल्स हो गए, और 12 शेड्यूल्स हैं। तो अब जरा हम ये शेड्यूल्स के बारे में देख लेते हैं कि शेड्यूल कौन कौन से हैं। ये शेड्यूल क्या होते हैं दोस्तों, कि आर्टिकल में कुछ ऐसी चीज लिखी होती है जिसको कि वहां पर डिफाइन करना पॉसिबल नहीं होता है आर्टिकल में, तो उसको डिफाइन फिर इन शेड्यूल्स में किया जाता है। जैसे आर्टिकल 1 to 4 जो पार्ट 1 है, उसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में बताया गया है। तो वो जो टेरिटरीज हैं, वो जो स्टेट्स हैं जिनके बारे में आर्टिकल 1 to 4 में बताया गया है, वो कौन कौन से स्टेट्स होंगे, वो कौन कौन से स्टेट्स हैं, कौन कौन से स्टेट्स, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज इंडिया में अभी शामिल हैं, उनको कहां बताया गया, उनको फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है। या जैसे बता दिया गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होंगी, या ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज होंगी, जैसे प्रेसिडेंट हो गए, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये सब हो गए। इनके शपथ के बारे में बताया गया, इनके ओथ के बारे में बताया गया कि इनको ओथ दिलवाया जाएगा। तो इनके ओथ का क्या फॉर्मेट होगा, कैसे होगा, उसको फिर शेड्यूल्स में ढंग से डिफाइन किया गया है। या फिर वहां पर यह बताया गया कि इनको सैलरीज मिलेंगी, वो सैलरीज कितनी होंगी, क्या होंगी, उनके बारे में फिर डिटेल में शेड्यूल्स में बताया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल्स में अगर कुछ ऐसे टर्म्स हैं तो उनको फिर डिफाइन किया गया है शेड्यूल्स में। ठीक है, तो कौन से शेड्यूल में कौन से टर्म्स हैं, क्या हैं, उन चीजों को जरा हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो जो पहला शेड्यूल है, जो फर्स्ट शेड्यूल है, इसमें लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया है, और उनमें कौन कौन से चेंजेज हुए, क्या हुए, इन सब चीजों को कहां पर लिस्ट किया गया है, फर्स्ट शेड्यूल में लिस्ट किया गया है। जो सेकेंड शेड्यूल है, इसमें जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज होंगी, प्रेसिडेंट, जजेस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो पब्लिक ऑफिसेज होल्ड करते हैं, उनकी जो सैलरीज होंगी वो कितनी होंगी, उन सब चीजों को सेकेंड शेड्यूल में
ऐड किया गया है। ये कौन से शेड्यूल में कौन सी चीजों को रखा गया है, इसको ढंग से पढ़िएगा। ये एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं कि इस शेड्यूल में क्या है और इस शेड्यूल में क्या नहीं है, तो इसको ढंग से याद कीजिएगा, जो भी जैसे भी आप याद करना चाहें। जो थर्ड शेड्यूल है इसमें ओथ्स के बारे में बताया गया है। ओथ्स एंड अफर्मेशन ऑफ ऑफिसेज फॉर इलेक्टेड ऑफिशियल इंक्लूडिंग जजेज। तो जज से लेकर के जो एमपीज, एमएलएज, गवर्नर्स, प्रेसिडेंट्स, इन सब के जो ओथ्स के फॉर्मेट होंगे वो सब थर्ड शेड्यूल में शामिल किए गए हैं। इसी तरीके से जो फोर्थ शेड्यूल है इसमें यह लिखा गया है कि किस स्टेट में कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी, स्टेट या यूनियन टेरिटरी में कितनी राज्यसभा की सीट्स होंगी, इसके बारे में डिफाइन किया गया है फोर्थ शेड्यूल में। अब देखते हैं फिफ्थ शेड्यूल में क्या है। फिफ्थ शेड्यूल में जो शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनको कैसे एडमिनिस्ट्रेशन, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसके बारे में बताया गया है फिफ्थ शेड्यूल में। ठीक है। सिक्स्थ शेड्यूल में दोस्तों जो स्पेशल स्टेट्स हैं कुछ और उनके कुछ स्पेशल ट्राइबल एरियाज हैं, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये चारों स्टेट्स याद रखिएगा। इन चारों स्टेट्स के जो ट्राइबल एरियाज हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल कौन कौन से प्रोविजंस दिए गए हैं, उन सब चीजों को सिक्स्थ शेड्यूल में शामिल किया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सेवेंथ शेड्यूल में दोस्तों जो पावर का डिवीजन है, यानी कि जो 3 लिस्ट है, सेंटर की, स्टेट की और कॉन्करेंट लिस्ट। सेंटर लिस्ट वो लिस्ट जिसके बारे में कानून बनाने का अधिकार या जिनको कंट्रोल करने का अधिकार सेंटर के पास है। स्टेट लिस्ट वो एरिया जिनके बारे में कानून बनाने का अधिकार स्टेट के पास है। कॉन्करेंट लिस्ट वो एरिया जिसमें कानून बनाने का अधिकार या जिसको गवर्न करने का अधिकार सेंटर और स्टेट दोनों के ही पास है। यानी कि जो डिवीजन ऑफ पावर है वो सारा का सारा सेवेंथ शेड्यूल में है। सेवेंथ शेड्यूल में क्या है, तीनों लिस्ट्स के बारे में है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट तीनों के बारे में सेवेंथ शेड्यूल में दिया गया है कि किस एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी। एट्थ शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेज है, भारत में कौन कौन से ऑफिशियल लैंग्वेजेज होंगे उनको 8th शेड्यूल में डाला गया है। 9th शेड्यूल में वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस हैं। अभी 9th शेड्यूल को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये 9th शेड्यूल है क्या। अभी आप केवल इतना समझिए कि ये वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन है। इसमें कुछ एक्ट्स और कुछ रेगुलेशन को 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता है। क्यों डाला जाता है, कैसे डाला जाता है, ये भी आपको मैं बताता हूं। 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ है। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब कि मान लिया कोई आदमी वो बीजेपी के टिकट पे लड़ा और उसके बाद सरकार कांग्रेस बन गई, तो वो सरकार कांग्रेस की बन गई तो वो बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में चला गया, जबकि चुनाव वो बीजेपी के सीट से लड़ा था। तो ये एंटी डिफेक्शन हो गया कि जिस पार्टी के वोट के आधार पर, जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पे आप लड़े थे, आपने उनको डिफेक्ट कर दिया। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में सारे के जो प्रोविजंस थे उसको 10th शेड्यूल में डाला गया है और इस 10th शेड्यूल को ऐड किया गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा, और इसी को एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं। जो ये 10th शेड्यूल है इसको, ये कई बार एग्जाम से पूछा जाता है कि 10th शेड्यूल में क्या है या एंटी डिफेक्शन लॉ को किस शेड्यूल में ऐड किया गया, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया। तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। मैंने आपको बताया था कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें केवल 8 शेड्यूल थे, तो ये जो 9th शेड्यूल था इसको भी ऐड किया गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। जो पहला संविधान का संशोधन था उसके द्वारा 9th शेड्यूल को ही ऐड किया गया था। जो 11th शेड्यूल है इसमें पंचायती राज यानी कि जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है उसके बारे में जो सारी डिटेल्स है वो 11th शेड्यूल में है। इस 11th शेड्यूल को 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा ऐड किया गया है और इसमें 29 मैटर्स हैं। 11th शेड्यूल में कितने मैटर्स हैं, 29 मैटर्स हैं और इसमें रूरल लोकल गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है। जो 12th शेड्यूल है इसमें म्यूनिसिपैलिटीज यानी कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में बताया गया और इसमें टोटल 18 सब्जेक्ट्स हैं और इसको 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा ऐड किया गया था। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इसको याद कर लीजिएगा। 73rd, 74th, 1992, 29 सब्जेक्ट्स, 18 सब्जेक्ट्स, रूरल बॉडी और अर्बन बॉडी। अब मैं आपको जरा 7th शेड्यूल के बारे में डिटेल में बता देता हूं। 7th शेड्यूल मैंने बताया था कि डिवीजन ऑफ पावर है, उसमें 3 लिस्ट है। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट है,
इसमें इस समय टोटल 100 सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि 100 वो सब्जेक्ट्स जिनके बारे में गवर्नेंस देने का अधिकार, जिनके बारे में लॉ बनाने का अधिकार वो यूनियन गवर्नमेंट के पास है। तो इसमें अभी टोटल 100 सब्जेक्ट्स हैं। ओरिजिनली इसमें 97 सब्जेक्ट्स थे। जो सेकंड लिस्ट है इसको स्टेट लिस्ट कहते हैं। स्टेट लिस्ट में इस समय 61 सब्जेक्ट्स हैं और ओरिजिनली इसमें 66 सब्जेक्ट्स थे। तो लिस्ट 3 जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट है। कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार सेंटर के पास भी होता है और स्टेट के पास भी होता है। तो जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें टोटल 52 सब्जेक्ट्स हैं। ओरिजिनली इसमें 47 सब्जेक्ट्स हैं। ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें कितने मैटर्स हैं, इसके बारे में कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे इसके क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि सबसे बड़ी लिस्ट कौन सी है, यानी कि सबसे ज्यादा मैटर कौन से लिस्ट में है। तो सबसे ज्यादा मैटर 100 सब्जेक्ट्स के साथ यूनियन में है, सेकंड फिर स्टेट है और थर्ड कॉन्करेंट है। फिर पूछते हैं कि ओरिजिनली किसमें सबसे ज्यादा थे, तो ओरिजिनली भी सबसे ज्यादा यूनियन में ही थे। फिर ये पूछते हैं कि ओरिजिनल से अब किसमें कम हो गए और किसमें बढ़ गए हैं, तो जो कॉन्करेंट लिस्ट है इसमें कम हो गए हैं और बाकी दो स्टेट लिस्ट में भी पहले 66 थे अब 61 हो गए तो कम हो गए। यूनियन लिस्ट में पहले 97 थे अब 100 हो गए तो इसमें सब्जेक्ट मैटर बढ़ गए हैं। तो ये चीजें जरा आप ध्यान रखिएगा कि किसमें कितने मैटर्स हैं और ओरिजिनली उसमें कितने थे और ये 7 शेड्यूल में डाला गया है। 8th शेड्यूल मैंने आपको बताया था कि ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में है। इसमें ओरिजिनली जो 26 नवंबर 1949 वाला कॉन्स्टिट्यूशन था टोटल 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थे, लेकिन इस टाइम पे इसमें टोटल कितने लैंग्वेजेस हैं, 22। ये आंकड़ा याद रखिएगा, कई बार एग्जाम से पूछा जाता है कि इस समय इंडिया में कितने ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं, तो वो 22 लैंग्वेजेज हैं। तो जो पहला 15th लैंग्वेज ऐड किया गया, सबसे पहले जो लैंग्वेज ऐड किया गया वो किया गया था सिंधी लैंग्वेज। ओरिजिनल 14 थे, उसके बाद जो सबसे पहली बार कोई लैंग्वेज को ऐड किया गया 8th शेड्यूल में वो था सिंधी लैंग्वेज बाय 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967। 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 के द्वारा 15th लैंग्वेज सिंधी को ऐड किया गया ऑफिशियल लैंग्वेजेस की लिस्ट में। उसके बाद जो लास्ट एडेड लैंग्वेजेस हैं वो ये 4 हैं, बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली। ये लेटेस्ट लैंग्वेजेज हैं 4 जिनको की ऐड किया गया है और इनको 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा ऐड किया गया था। स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट ने इन चारों लैंग्वेजेज को ऐड किया था, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो इस समय टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेज कितनी है इंडिया में, 22 लैंग्वेजेज हैं। तो जो आप नोट देखते हैं 500 की नोट देखते हैं, 100 की नोट देखते हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो इन 22 की 22 लैंग्वेजेज में उस करेंसी को लिखा जाता है। जैसे कि 100 की नोट पे लिखा रहेगा 100 रुपए, 100 रुपीज, जो भी जिस लैंग्वेज में बोला जाता है, तो 22 लैंग्वेजेज में उसमें पूरा डिटेल में लिखा होगा। मैं आपको जरा 9th शेड्यूल के बारे में बता देता हूं। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा इस 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। तो इस 9th शेड्यूल को इसलिए ऐड किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट ने इसको ऐड किया था। वो इसलिए ऐड किया था कि मैंने आपको बताया कि हमारे संविधान में पार्लियामेंट सोवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी इसका एक सिंथेसिस है, यानी कि पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकती है लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस कानून को, जो जुडिशरी है वो उस कानून को रिव्यू कर सकती है और अगर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन वो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रिंसिपल को वो कानून वायलेट कर रहा है, तो उस कानून को फिर नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है हमारी जुडिशरी। तो 9th शेड्यूल को पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसलिए डाला गया कि पंडित नेहरू सरकार ने ये बोला कि हम जिन कानूनों को 9th शेड्यूल में ऐड कर देंगे उन कानूनों की जुडिशियल रिव्यू नहीं होगी। तो टू प्रोटेक्ट सर्टेन लॉज फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 बाय पंडित नेहरू गवर्नमेंट। अब हुआ क्या कि उस समय हो सकता है सरकार ने अच्छी नीयत से इसको किया हो कि सारे के सारे जो कानून है उन सबको जुडिशियल रिव्यू पे लेके जाया जा रहा है, हर कानून को लोग कोर्ट में लेके चले जा रहे हैं कि ये कानून जो है ये संविधान के किसी ना किसी
प्रोविजन का उल्लंघन कर रहा है। तो फिर इससे बचने के लिए और कानूनों को जल्दी पास करवाने के लिए इस शेड्यूल को लाया गया था, लेकिन बाद की सरकारों ने इसका मिसयूज करना चालू कर दिया और वो कोई भी ऊट पटांग कानून बनाती थी, कुछ भी कानून बनाती थी, उसको 9th शेड्यूल में डाल देती थी और फिर जो जुडिशरी है वो उस कानून का रिव्यू कर ही नहीं पाता था, ये देख ही नहीं पाता था कि वो जो कानून बना है वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है। फिर इसके बारे में लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया कि ये जो 9th शेड्यूल है ये खुद ही अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा शेड्यूल बनाना ही नहीं जाना चाहिए था कि जिससे जो लॉज है उनको जुडिशियल रिव्यू से बचाया जा सके। तो इसके बारे में फिर 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक लैंडमार्क जजमेंट दिया और ये लैंडमार्क जजमेंट ये था कि इसमें इन्होंने कहा कि जो कानून इस 9th शेड्यूल में 24 अप्रैल 1973 के पहले डाल दिए गए हैं उनकी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगी, लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद से जो भी कानून इस 9th शेड्यूल में डाले गए हैं या अब जो कानून इसमें डाले जाते हैं उन सब की जुडिशियल रिव्यू हो सकती है। सो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया 2007 में। अब आप इस चीज को समझिए कि ओरिजिनल जब ये 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था तो इसमें केवल 14 कानूनों को डाला गया था जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए और इस समय इसमें 282 कानून है, 282 लॉज हैं टोटल 9th शेड्यूल में जिनको कि जुडिशियल रिव्यू से बचाया गया है। तो ये मैंने आपको आर्टिकल्स, पार्ट्स और शेड्यूल सबका ओवरव्यू दे दिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर्स थे वो बता दिया। अब इसमें एक चीज रह गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वेरियस सोर्सेज, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर को दोस्तों यहीं पे खत्म करते हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों को याद दिलाता हूं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपके पास टाइमली पहुंचते रहें। थैंक यू।